हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बूस्टर। बच्चों, सिर्फ एक दिन रह गया आपके एग्ज़ाम में, तो इधर उधर की बातें ना करते हुए फटाफट से वीडियो पर आते हैं। यह है बच्चों केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 3। जिन बच्चों ने मेरा मॉक टेस्ट 1 और 2 नहीं देखा है बच्चों, मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। और हाँ, इसमें भी मैंने आपको बायोलॉजी मॉक टेस्ट की जैसे ही आपको मैं पहले क्वेश्चन बोलूँगी, देन आपको 5 या 10 सेकंड का टाइम दूंगी। आप उस टाइम में जो अपना आंसर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं और कितने में आपको प्रॉब्लम आई है। तो चलिए शुरू कर। क्वेश्चन 1 है बच्चों, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट वाइल डायमंड इज हार्ड बिकॉज। ऑप्शन है ग्रेफाइट इज इन पाउडर फॉर्म, बी डायमंड हैज sp2 hybridization but graphite has sp3 hybridization, C graphite is in planar form while diamond is in tetrahedral form, ऑप्शन डी ग्रेफाइट इज कोवलेंट एंड डायमंड इज आयोनिक। तो बच्चों आपको बताना है ग्रेफाइट सॉफ्ट है और डायमंड हार्ड है, क्यों। बच्चों इसका आपको पहले तो आपको ये आंसर करना, आंसर कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रेफाइट जो प्लेनर फॉर्म में होता है, डायमंड जो है टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि डायमंड के जो हर कार्बन है डायमंड का वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, इसीलिए और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, तो इसलिए जो डायमंड है वो हार्ड होता है और ग्रेफाइट जो है वो प्लेनर फॉर्म में होता है, हेक्सागोनल रिंग में शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और हर शीट जो है वो एक दूसरे से वीक वैंडरवाल फोर्स से जॉइंट होती है, तो इसलिए ग्रेफाइट जो है वो आपका सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। फिनोल और बेंजोइक एसिड को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? ऑप्शन ए NaOH, बी NaHCO3, सी Na2CO3, डी H2SO4। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NaHCO3। क्या है बच्चों इसका? NaHCO3। NaHCO3 बच्चों सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और अब फिनोल और बेंजोइक एसिड में जो आपका बेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और फिनोल वीक एसिड है, तो इसलिए NaHCO3 से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि फिनोल जो NaHCO3 है वो बेंजोइक एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा लेकिन फिनोल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस ड्यू टू। ऑप्शंस आर कोवेलेंट बॉन्डिंग, बी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी बोथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आंसर कीजिए बच्चों। बच्चों इसका आंसर है सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शंस आर H2SO4, बी KOH, सी NaNO2 HCl, डी Gr बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको आंसर करना है, करिए बच्चों आंसर इसका। चलिए बच्चों, इसका आंसर है KOH। जो फिनोल है वो KOH के साथ रिएक्ट करेगा विद क्लोरोफॉर्म। फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और वो क्या बनाएंगे बच्चों? सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाएंगे। फिनोल जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्ट कर कर सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है? C2H5OH, HF, H2O, CH3CO, CH3। इनमें से आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बना है।
तो बच्चों इसका आंसर है BHF। HFE क्यों? कोई भी हाइड्रोजन एटम जब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर आपका O भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और F भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जब दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो बच्चों फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। आप ये याद रखना, FON मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा, देन ऑक्सीजन के साथ एंड देन नाइट्रोजन के साथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज। अब इनमें से आपको स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल बताना है। RNH2, ROH, C6H5O-, CH3O-। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, इसका आंसर है D, CH3O-। CH3O- क्यों? सबसे पहले तो आप न्यूक्लियोफाइल बताइए, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? बच्चों न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सब ज़्यादा मात्रा में होंगे, या वो नेगेटिवली चार्ज होगी, या उसके पास लोन पेयर होंगे प्रेजेंट होंगे, और उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होगी, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इनमें से नेगेटिव चार्ज किसके पास है? सी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के पास नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों में से ये कैसे पता लगेगा कि दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो जिसके पास ऑप्शन जो सी है बच्चों, ये है बेंजीन C6H5, ये माइनस नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा। ये O के पास भी जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा, और O की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, और जब उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और उसी जगह पर जब मिथाइल ग्रुप अटैच है O के साथ, तो मिथाइल ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन भी O को देगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी O की ओर बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पर आते हैं बच्चों। ब्यूटाइन 1 एंड ब्यूटाइन 2 कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ऑप्शंस आर H2SO4, B AgNO3 + NH4OH, C K2Cr2O7, D NH4OH। आंसर दीजिए बच्चों इसका। इसका आंसर है बच्चों B AgNO3 + NH4OH। इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ब्यूटाइन 1 का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जो एंड पर ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है ब्यूटाइन 1 आइन में, ये बच्चों AgNO3 + NH4 के साथ रिएक्ट करेगा, और जब जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो इस H की जगह यहाँ पर Ag जुड़ जाएगा। लेकिन ब्यूटाइन 2 के पास ऐसा कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं होता एंड पर, तो इसलिए वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज। इसमें हमें इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। पोटेशियम की ऑर्गन 4s1, क्रोमियम की ऑर्गन 3d5 4s1। सी है बच्चों क्रोमियम की दी है ऑर्गन 3d4 4s1 की जगह बच्चों यहाँ पे 2 होना है, यहाँ पे 2 होगा 4s2। और डी है बच्चों कॉपर और ऑर्गन 3d10 4s1। इसमें से हमें इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। अब नोट कर लीजिए, आपका पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, क्रोमियम का 29 होता है, और क्रोमियम का आपका 24 होता है, और कॉपर का आपका 29 होता है। तो जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपकी ऑर्गन 4s1 ये सही है बिल्कुल 18, और आपका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19, 18 और एक 19, ऑर्गन आपका 18 नंबर पर होता है, तो 18 और एक आपका 4s1 में हो गया ये 19, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। क्रोमियम की अब देखते हैं, ऑर्गन 18 18 5 हो गए आपके, 5 और 6 18 6 आपके हो गए 24, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल सही है। अब क्रोमियम AR 3d4 4s1 की जगह मैंने आपसे 2 करवाया था,
अब ये बताना है आपको इन दोनों में से आपकी सही कौन सी है और गलत कौन सी है। 3D5 4S1 वाली सही है या 3D4 4S2 वाली सही होगी। यहाँ पे 2 होना है। और कॉपर की है बच्चों AR3D10 4S1 18 और 11, ये बच्चों आपका 29 हो गया। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब आपको बताना है बी और सी में से किसकी कौन सी गलत है और कौन सी सही है। तो बच्चों इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी की कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की होती है। अगर यहाँ पर आपके यहाँ पर 4s के पास 2 होगा तो वो इसे स्टेबल बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन 3D के पास भेज देगा। तो 3D5 और 4s1 वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, ना कि 3D4 और 4s2 वाली। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी जो है इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है और आपकी क्रोमियम की सही कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों आर्गन 3D5 4s1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट? ऑप्शंस आर CH3CN, B CH3CO CH3, C CH3OH, D C6H5OH। आइडोफॉर्म टेस्ट बताना है बच्चों आपको। चलिए बच्चों इसका आंसर है बी। जिस भी कंपाउंड के पास कोई कीटोन ग्रुप होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इनमें से 3 ऑप्शन में से कीटोन ग्रुप किसी के पास नहीं था, सिर्फ ऑप्शन बी के पास कीटोन ग्रुप था। तो जिसके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट है बच्चों, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल वाज गिवन बाय। बोहर थ्योरी में दिया गया है, थॉमसन मॉडल में, हिजनबर्ग प्रिंसिपल में या डी ब्रोगली इक्वेशन में। आपका ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल किस में दिया गया है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन में आपका ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट्स आर। ऑप्शन ए न्यूक्लियस डिफेक्ट, ऑप्शन बी नॉन क्रिस्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी क्रिस्टल डिफेक्ट, ऑप्शन डी न्यूक्लियर डिफेक्ट। आंसर नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए इसका आंसर है बच्चों सी क्रिस्टल इफेक्ट। क्रिस्टल इफेक्ट को फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट भी कहते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट को फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH react with something and gives ब्यूटानॉन 2। ब्यूटानॉन 2 दिया है, उसने किसी के साथ रिएक्ट करके आर के साथ रिएक्ट करके अब उस आर को बताना है कि वो आर है क्या। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन ए सही है। Hg++ Hg2+ और डाइल्यूट H2SO4। तो जो आपका एल्काइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कीटोन में जब हम उनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी। एल्काइन की हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी होगी तो वो कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। तो ये एल्काइन था, इन प्रेजेंस ऑफ Hg एंड डाइल्यूट H2SO4 वो ब्यूटानोन में चेंज हो गया, ब्यूटानोन 2 में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया कंडक्टेड एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एट। इंडिया ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करा, वो कहाँ पे करा है? चलिए बच्चों इसका ऑप्शन डी सही है, पोखरान। पोखरान में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन NiCl4 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 4 2 3 5। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये निकलेगा कैसे आपका आंसर? सबसे पहले NiCl4 2- में आपको Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी बच्चों आपकी +2। देन Ni की आपको लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन।
ऑर्गन 3D8 4s2 3D8 4s2 बच्चों इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। और जब +2 दो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों वो यहाँ से ये वाला 4s2 निकल जाएगा। और जब ये 4s2 निकल जाएगा तो इसके पास बचेंगे 3D8। अब 3D8 को जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 अब आपके पास ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अनपेयर्ड कितने बचे बच्चों? ये दो, सिर्फ ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इस तरह से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 2। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है आपको। CH3 CH2 प्लस CH3 प्लस C6H5 CH2 प्लस CH3 CH2 CH2 प्लस। आंसर कीजिए। चलिए बच्चों इसका आंसर है C6H5 CH2 प्लस। क्यों? जो ये आपका बेंजीन रिंग है ये ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसमें जो C है उसमें रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1 and 2 कार्बन इज। फर्स्ट और सेकंड कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। फर्स्ट कार्बन ये है आपका और सेकंड कार्बन ये है। इन दोनों की आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो आप इसमें टाइम नहीं लगा सकते। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। sp2 एंड sp2 इस कार्बन के पास बच्चों एक पाई बॉन्ड है और सेकंड नंबर वाले कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है। तो जिसके पास एक पाई बॉन्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बच्चों sp2 और 2 पाई बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। तो इसका sp2 और sp हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बच्चों मोस्ट एसिडिक इज। सबसे ज़्यादा एसिडिक बताना है आपको कौन सा है। CH3COH C6H5 CH2COH HCOH और ऑप्शन डी है बच्चों CH3 CH2 COOH। सबसे ज़्यादा एसिडिक बताना है, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। बच्चों इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। HCOH फॉर्मिक एसिड होता है ये। क्यों? आपका ऑप्शन 1 में जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इन उसी तरह से इनके पास कोई ना कोई ग्रुप जॉइंट है, इसमें भी प्लस आई डी, ऑप्शन डी में भी आपका प्लस आई इफेक्ट लगेगा और ऑप्शन बी में भी आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और लेकिन जो ऑप्शन सी है आपका उसमें कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका। मोस्ट एसिडिक आपका फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ये सब भी एसिडिक है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सब्सटेंस हैविंग ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज किस में होती है? बेकेलाइट, पॉलीथीन, PVC, टेरिलीन। चलिए बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टेरिलीन। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, मुझे अभी फिजिक्स की भी वीडियो आपके लिए लेकर आनी है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस वीडियो को कवर करते हैं। आपका इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, टेरिलीन। टेरिलीन के अंदर ईस्टर लिंकेज होती है। नेक्स्ट है बच्चों कार्बोरेंडम इज। कार्बोरेंडम क्या होता है? ऑप्शन है Al2O3, AlCl3, CuCO3, SiC। तो आंसर कीजिए बच्चों। चलिए इसका आंसर बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा कि कार्बोरेंडम जब सिलिकॉन है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोरेंडम फॉर्म करता है और उसका फॉर्मूला होता है SiC।
सिलिकॉन कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और वो कार्बोरेंडम फॉर्म करेगा और कार्बोरेंडम का फॉर्मूला है SiC। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस, ऑप्शंस आर आयरन, स्टील, डायमंड, ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन 1 में भी देखा था हमने। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बच्चों डायमंड होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से वो ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्वेशन दी गई है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V, डेल्टा H इज इक्वल्स टू W, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E और डेल्टा H इज इक्वल्स टू S डेल्टा T। ऑप्शंस आपके सामने बच्चों, आंसर नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा W। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चों जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपका डेल्टा E जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा और डेल्टा E ज़ीरो होने का मतलब है बच्चों डेल्टा H जो है वो आपका P डेल्टा V के बराबर आ जाएगा। जब आपका डेल्टा E ज़ीरो होगा तो आपका डेल्टा H जो है वो P डेल्टा V के बराबर हो जाएगा और P डेल्टा V आपका W के बराबर होता है। इक्वेशन होती है ये भी P डेल्टा V। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका डेल्टा H जो है वो W के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन अनअफेक्टेड विद चेंज इन टेम्परेचर, कैलकुलेटेड बाय E इज इक्वल्स टू mc²। इंटरनल एनर्जी बतानी है आपको सब्सटेंस की। क्या वो टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी या टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी? जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, या उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, या एनर्जी को हम E इज इक्वल्स टू mc² से कैलकुलेट करते हैं। आपको ऑप्शन आपके सामने है, चारों आपको आंसर कीजिए। चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो आपकी इंटरनल एनर्जी है सब्सटेंस की, वो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट बताना है बच्चों, किस पर डिपेंड करता है रिएक्शन का? ऑप्शंस आर द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, द टाइम ऑफ रिएक्शन, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन? PVC, टेरिलिन, ग्लिप्टिन, यूरोट्रोपिन। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। ऑप्शन है बच्चों PVC, टेरिलिन, ग्लिप्टल, यूरोट्रोपिन। आंसर कीजिए। चलिए बच्चों, इसका आंसर है बच्चों यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन एक मेडिसिन है जो कि अर्थराइटिस में काम आती है, अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में काम आती है यूरोट्रोपिन। PVC, टेरिलिन, ग्लिप्टल और यूरोट्रोपिन में यूरोट्रोपिन है जो कि मेडिसिन के तौर पर यूज होती है और किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन L एनर्जी लेवल। L एनर्जी लेवल में आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने, कितने ऑर्बिटल होते हैं? ऑप्शन आर 1, 2, 3, 4। अच्छा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। L एनर्जी लेवल पर जो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें एक आपका S ऑर्बिटल होता है, 3 आपके P ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल आपके 4 ऑर्बिटल हो गए L एनर्जी लेवल पर। एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल। इसी के साथ ही बच्चों वीडियो का एंड होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना और अपने क्वेश्चंस का टोटल भी मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए।
वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।